नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की क्लास को, जिसमें हम लोगों ने परिणाम सीरीज को कवर करना शुरू किया है। परिणाम सीरीज आपकी जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन न्यू एडिशन आई हुई है, उसी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं जो हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू चला रहे हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चों को अपने स्टेट पीसीएस में बहुत सफलता मिली है, चाहे वो उत्तराखंड का पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, या फिर सबसे अधिक यूपी पीसीएस। यूपी पीसीएस में जैसे आरओ का एग्जाम हुआ, पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको यकीन ना हो मेरी बात पे, तो प्लीज एक बार जो है कि बाकी वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट में घटनाचक्र 2026 की जो मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट क्लास हम लोगों ने पॉलिटी की जो कवर की थी, तो आज हम उसके आगे की क्लास करेंगे। और ये प्रीलिम्स एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। 2026 प्रीलिम्स या 2027 प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की कर रहे हो, वहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये हमारी निशु मैम है और ये मैं हूं। और साथ ही साथ अगर आपको इस हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है पेड करने के लिए, खरीदने के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैंने ऑफर की भी एक वीडियो अपलोड कर दिया। न्यू ईयर ऑफर मैंने निकाल दिया है, जल्दी आप लोग उसे ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑफर मिस होगा तो फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स है दोस्तों, लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 सारे नोट्स हमारे कंप्लीट हैं हैंड रिटन फॉर्म में। आते हैं आज की क्लास पर। हम लोग लास्ट की क्लास में सामान्य वित्तीय विधायन के चरण पे रोक दिए थे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सामान्य वित्तीय विधायन। देखो, कल की क्लास में मैंने एक वर्ड यूज किया था कि वाचन कितने होते हैं। जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत होता है, यानी कि बिल जब कोई प्रस्तुत होता है, तो उसके 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन में क्या होता है? पहले वाचन में केवल होती है विधेयक की प्रस्तुति होती है। क्या होती है? प्रस्तुति करना, यानी सदन में प्रस्तुति करना। दूसरे वाचन में ही मुख्य रूप से जो है कि उस पे आपका संवाद होता है, प्लस उसमें जो है कि समिति को भेजा जाता है कि अगर कोई उसमें चेंजेस करने, वो सारी चीजें। और तीसरा और अंतिम वाचन जो होता है, जिसमें मतदान किया जाता है और उसे जो है कि पारित कर लिया जाता है। तो ये सामान्य विधेयकों के हिसाब से था। लेकिन जब आप बजट प्रस्तुत करते हैं, 1 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री के द्वारा, तो उस बजट को पास कराने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक स्टेप आपको पता रहना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले होता है बजट का प्रस्तुतिकरण। वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। मैंने कल बताया था कि बजट जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है, आर्टिकल 112 में इसका वर्णन है। इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वो तैयार करता है, राइट। इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है बजट का वित्त मंत्री के द्वारा सबसे पहले। उसके बाद बजट पर चर्चा की जाती है, सेकंड नंबर पे चर्चा की जाती है। थर्ड नंबर पे चर्चा करने के बाद जिन विभागों को जो भी मद में पैसे चाहिए होते हैं, जैसे रक्षा विभाग हो गया, मतलब रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, सड़क मंत्रालय हो गया, दूरसंचार मंत्रालय हो गया, वाणिज्य मंत्रालय हो गए, तमाम अलग अलग मंत्रालयों के अंतर्गत कुछ विभागीय समितियां होती हैं। वो विभागीय समितियां क्या करेंगी? इनकी जांच करेंगी। किसकी? कि जिन मंत्रालयों के द्वारा जितनी भी धनराशि डिमांड की गई है, 10 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 1000 करोड़, क्या वो सही धनराशि है? क्या वो सही मद में यूज की जाएगी? ये सारी चीजों की जांच की जाती है। और जब ये जांच होने के बाद विभागीय समिति उन बजट को वापस करती है, तो उसके बाद जो अनुदान मांग होती है ना, उस पर मतदान किया जाता है। अनुदान मांग के बारे में मैंने कल की क्लास में बहुत डिटेल से बताया, आप वहां पर देख सकते हो कल की क्लास को। अनुदान मांग जब प्रस्तुत की जाती है, उस पर मतदान होता है। फिर उसके बाद एक विनियोग विधेयक पारित कराना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। विनियोग विधेयक जब तक पारित नहीं होगा, कोई भी सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। क्योंकि ये जो बजट की धनराशि होती है, संचित निधि से ही निकाली जाती है, सरकारी कार्यों के लिए प्लस जनता के कल्याण के लिए। लेकिन जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं होगा, आप किसी भी कंडीशन में संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। और उसके बाद एक वित्त विधेयक भी होता है, जिसे पारित किया जाता है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि बजट से धनराशि जो प्रस्तुत की जा रही है बजट में, उसको निकालने के कितने स्टेप फॉलो करने होंगे, तो टोटल 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, वित्त मंत्री जी के द्वारा लोकसभा में होता है, राइट। फिर बजट पे चर्चा होती है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, अनुदान मांगों पर मतदान किया जाता है। और यहीं पे मतदान के दौरान ही प्रस्ताव आते हैं, कटौती प्रस्ताव, नीतिगत प्रस्ताव, ठीक है, ये वाले प्रस्ताव आते हैं। फिर विनियोग विधेयक पारित किया जाता है और लास्ट में वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो ये 6 स्टेप अगर आपसे क्रोनोलॉजी के साथ पूछेगा, तो आपको इसी क्रम में बताना है। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे भी विधेयक होते हैं
जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश होते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं देंगे पहले ही, तब आप उसे पेश नहीं कर सकते हो। जैसे अगर किसी नए राज्य के गठन का विचार चल रहा हो, जैसे मान के चलो कि जब उत्तराखंड नए राज्य का गठन हो रहा होगा, या फिर छत्तीसगढ़ का हुआ, या फिर आपके तेलंगाना का हुआ, तो जब इन राज्यों का नया गठन किया जा रहा था, ठीक है, या फिर जम्मू कश्मीर को देख सकते हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस विधेयक को, प्रपोजल को राष्ट्रपति के समक्ष रखा गया होगा और राष्ट्रपति से ये अनुमति मांगी गई होगी कि साहब हम इस राज्य को एक नए राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जब अनुमति देते हैं तब उसके बाद ही वो विधेयक प्रस्तुत होता है सदन के अंतर्गत। दूसरा कि अगर धन विधेयक आर्टिकल 1110 और 109, तो धन विधेयक हो गया, और आर्टिकल 117 के तहत वित्त विधेयक, ये दोनों ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि धन विधेयक को तो रट रखा है कि सर धन विधेयक तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होता है, लेकिन कई बच्चों ने वित्त विधेयक को कभी नहीं पढ़ा। तो वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल होता है उसे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की सीमा में अगर फेरबदल करने वाला कोई विधेयक होता है, राज्य की सीमा में कोई फेरबदल करना है, तो ऐसे भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत होंगे। ऐसे कराधान जिसमें राज्यों का हित हो, यानी कोई ऐसे टैक्स का प्रोविजन हो जिसमें स्टेट के भी इंटरेस्ट जुड़े हों, तो यहां पर भी संघवाद के ढांचे को बचाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। और समवर्ती सूची पर भी अगर कोई विधेयक लाना है, क्योंकि समवर्ती सूची पर भी क्या है, स्टेट और सेंटर इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पावर को जो है कि कटिंग किया जा सकता है, तो इस वजह से यहां पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर निंदा प्रस्ताव। देखो कई बार आपने पढ़ा होगा निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये क्या होते हैं, इनके बारे में ना जब बेसिक प्रश्न पूछ लेता है 1 से 2 स्टेटमेंट देके, तब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो बहुत सारा जो है कि, ठीक है। अब जैसे निंदा प्रस्ताव का मतलब किसकी निंदा कर रहे हो, भाई सरकार की निंदा करोगे, विपक्ष की थोड़े कोई निंदा करेगा। विपक्ष तो वैसे ही बेचारा निंदनीय हो गया है, क्योंकि उसको जो है कि उतनी सीट नहीं मिली कि वो सरकार बना पाए, कोई भी विपक्ष हो किसी भी समय का। लेकिन निंदा सामान्यतः सरकार की जाती है, क्योंकि उसकी सार्वजनिक नीतियां, लोक कल्याण की नीतियां उतनी बढ़िया प्रतिफल नहीं दे पा रही हैं जितनी की उम्मीद की गई थी, तो इसलिए निंदा की जाती है। तो सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना की जाती है। किसकी? सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना की जाती है। मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में सरकार इस्तीफा नहीं देती है। भाई अगर आप किसी पद पर हो और आपकी निंदा की जाती है कि सर एज अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर एज अ सब एसडीएम पोस्ट पे आप हो और आपके इन कार्यों से जो है कि जनता का कल्याण नहीं हो पा रहा है, तो आपकी निंदा की जा सकती है, आपके पॉलिसी की निंदा की जा सकती है, लेकिन आपको पद से नहीं हटाया जाएगा। सेम उसी तरीके से सरकार बर्खास्त नहीं होती है, सरकार अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर बर्खास्त होती है, अदरवाइज नहीं होती है। लेकिन किसी मंत्री का विभाग ऐसा है जो काम अच्छा नहीं कर रहा, तो उसकी निंदा की जा सकती है मंत्री की, या फिर पूरी सरकार की निंदा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पे सरकार बर्खास्त नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। अब ध्यान आकर्षण, भाई ध्यान को आकर्षित करना, कौन, या तो सरकार का पक्ष ला सकता है या जो है कि कोई विपक्ष का व्यक्ति ला सकता है, किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना। तो सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का बयान, ध्यान आकर्षित करना। अब जैसे आप देखोगे विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई डिबेट करते हैं तो सामाजिक मुद्दे पर करते हैं। जैसे अभी पेपर लीक के मुद्दे को उन्होंने उठाया था 6-7 महीने पहले, नीट एग्जाम को लेकर कि बहुत पेपर लीक हो रहा है। अरावली के मुद्दे को देख लीजिए, कोविड के मुद्दे को देखिए, वोट चोरी के मुद्दे को। तो कहने का मतलब है कि जिस संबंध में विभाग है उससे संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण किया जाता है, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के भी तो कुछ ऐसे सांसद होते हैं जिनको मंत्रालय दिया जाता है, ठीक, तो उनके प्रति भी तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है, और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है। पूरक प्रश्न भी पूछा जाता है कि भैया अगर आपने कोई रिप्लाई दिया तो उस पे जो है कि एक और प्रश्न हो सकता है। यह भारतीय आविष्कार है जो 1954 से अस्तित्व में है, अर्थात संवैधानिक कोई मान्यता नहीं है, लेकिन भारतीय संसदीय प्रणाली की जो है कि विशेषता है, जो भारत की तरफ से किया गया एक आविष्कार है। स्थगन प्रस्ताव, किस चीज के लिए स्थगन करना है? सदन की जो कार्यवाही चल रही है या तो उसके बारे में होगा। सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना। अब यहाँ पे सदन के सदस्यों का मतलब हो गया 543 जो सदस्य हैं वही सब के सब रहेंगे, वही सब लोग इसमें शामिल रहेंगे, इन्हीं को सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना हो गया। इसे स्वीकार करने हेतु 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब कहोगे सर ध्यान आकर्षण में नहीं था, निंदा में नहीं था, इसमें क्यों है?
क्योंकि यहां पर आप सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित करने का विचार करते हैं कि सदन अपनी सामान्य कार्यवाही, जो दैनिक कार्यवाही चलती है, जैसे प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, लंच होता है, तमाम ऐसी गतिविधियां होती हैं, चर्चा, डिबेट, ये सारी, इनको रोककर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर पहले चर्चा की जाए। तो भाई जब पूरी सदन का कार्य को आप स्थगित करना चाह रहे हो तो ऐसे ही नहीं है कि कोई नींद में से उठा और उसने कह दिया सर स्पीकर महोदय सदन का स्थगन किया जाए, मुझे इस मुद्दे पर चर्चा करनी है। ऐसे नहीं हो सकता ना। ऐसे तो फिर जो है कि सदन में वैसे ही हमारे नेता जो है कि आपस में टाइम खोटी करते रहते हैं। पर डे की सुनवाई 9 करोड़ रुपए की होती है, सोचो कितना सारा खर्चा होता है। तो इसीलिए एटलीस्ट 50 ऐसे सांसदों का समर्थन होना चाहिए जब आप सदन की रेगुलर कार्यवाही को रोकने के लिए प्रपोजल ला रहे हैं। तो इसे स्वीकारने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर इस महत्व पर चर्चा की जाती जिसके लिए सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठाए। पीठासीन प्रस्ताव को स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर यानी जो पीठासीन अधिकारी होगा उसके पास ये अथॉरिटी है कि जिस भी मुद्दे को आप सार्वजनिक महत्व बताकर स्थगन रोक करना चाह रहे हैं सदन की कार्यवाही का, हो सकता है पीठासीन की संज्ञान में जो है कि वो उतना महत्व का मुद्दा न लगे, तो जो है कि सदन की कार्यवाही को संचालित करते रहें, स्थगन प्रस्ताव को रद्द कर दें, अस्वीकृत भी कर सकते हैं। और ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ये बात ध्यान देना, ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, जबकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होता है। बस यहां पे ही एक छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं यही प्रश्न बनाते हैं। मैं बता तो रहा हूं दोस्तों कि ये जो मैं नोट्स बनाए हैं ना हमारी टीम ने, मैंने और निशु मैम ने, ये डायरेक्ट एग्जाम हिट पॉइंट है। मतलब एग्जाम में यहां से प्रश्न आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा प्रश्न। अब आ जाते हैं कटौती प्रस्ताव। देखो कटौती प्रस्ताव जो है कि वह बजट धनराशि के खिलाफ प्रस्तुत किया था। जैसे बजट कौन प्रस्तुत कर रहा है? सरकार का व्यक्ति, वित्त मंत्री। तो सरकार का व्यक्ति तो नहीं लेकर आएगा या फिर सत्ता पक्ष का व्यक्ति भी नहीं लेकर आएगा, बल्कि जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, ये लोग जो है कि क्या करते हैं, बजट में कुछ धनराशियों का कटौती करते हैं। तो उसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, कटौती प्रस्ताव, जिसमें 3 प्रकार के प्रस्ताव होते हैं और ये डायरेक्टली मिलान करने के लिए यूपीएससी तक ने पूछा है, यूपीपीसीएस तो पूछता ही है। जैसे एक वर्ड आता है मित व्ययिता प्रस्ताव। मित व्ययिता का मतलब क्या है कि खर्च तो करो लेकिन कम करके करो। जो काम आपका कम खर्च में हो सकता है उसे ज्यादा क्यों करना। तो मतलब बजट की मांग में से एक निश्चित राशि को घटा दिया जाए। अर्थात अगर आपने 5,000 रुपए का बजट मांगा तो आपको कम से कम 500 रुपए घटा देने चाहिए, 4,500 का बजट मिलना चाहिए। ये हो गया। सांकेतिक प्रस्ताव, अर्थात हम कटौती करने का एक संकेत दे रहे हैं, एक्चुअल धनराशि घटाने को नहीं कर रहे, लेकिन एक संकेत दे रहे हैं। जैसे बजट की मांग में 100 रुपए कम कर दिया जाए। अब ये संकेत है, 100 रुपए कम करने से क्या बजट में कोई असर पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। जैसे आप समुद्र में से एक लोटा पानी या एक बाल्टी पानी ले भी लोगे तो क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बजट में से 100 रुपए घटाने का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा वो हो गया, बस एक संकेत किया जा रहा है कि विपक्ष पार्टी जो है बजट से सहमत नहीं है एक तरीके से। और नीति निर्नुमोदन प्रस्ताव, जिसमें बजट की मांग को घटाकर सीधे 1 रुपए कर दिया जाए। जितनी भी आपकी लाखों करोड़ों की मांग है उसे घटाकर सीधे 1 रुपए कर दिया जाए। तो मित व्ययिता का मतलब समझ में आया, सांकेतिक का आ गया और नीति निर्नुमोदन का। ये तीनों ही कटौती प्रस्ताव के पार्ट होते हैं जो बजट धनराशि के खिलाफ प्रस्तुत किए जाते हैं। राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रस्ताव पे चलते हैं जहां से सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है। लेकिन जहां सरकार को इस्तीफा देने का अगर मुद्दा आ जाता है, बात आ जाती है, तो इसका मतलब है कि सरकार जो है कि कब काम करेगी, जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए समर्थन चाहिए। तो विपक्षी दलों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है, विपक्षी दलों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा या विधानसभा में प्रस्तुत होता है। क्यों मैंने ऐसा कहा? देखो लोकसभा में ही तो सरकार बैठती है, राज्यसभा में तो सरकार नहीं होती है, या फिर राज्य के स्तर पे राज्य विधानसभा में ही सरकार बैठती है। जिन 6 राज्यों में विधान परिषद भी है वहां पर विधान परिषद में सरकार नहीं बैठती है, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल मंत्री परिषद विधानसभा में बैठती है। तो इन्हीं दोनों सदनों में ही केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो भी विपक्षी दलों के द्वारा। अब ये नहीं है कि जब उठोगे तब दे दोगे, नहीं, इसके लिए भी आपको एटलीस्ट 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। अर्थात आपके विपक्षी पार्टी के लोग में भी अगर 50 सांसद लोकसभा के लिए या 50 विधायक विधानसभा के लिए जब समर्थन देंगे तभी आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हो। और एक बार अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। अब यहां पर इस्तीफा का मतलब ये नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और इस्तीफा दे दी, नहीं, उसके बदले में सरकार एक विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। जब विश्वास प्रस्ताव भी फेल हो जाता है तब जो है कि
ठीक है, कॉन्फिडेंस मोशन जब लेकर आती है और वो जब फेल हो जाता है तब जाके सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और लोकसभा का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को ला सकता है, चाहे वो सरकार का सदस्य हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का सदस्य हो या फिर विपक्ष का सदस्य हो। सामान्यतः जो है कि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार का व्यक्ति अगर लेके आ रहा है तो पहले ही उसको उसके दल से बाहर कर दिया जाएगा और उसकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी। क्यों ऐसा मैंने कहा? क्योंकि भाई आप जिस पार्टी से चुन के आए हो उसी से दगाबाजी कर रहे हो। तो जो व्हिप नाम की चिड़िया सुनी है ना आपने, जो मतलब दलों के जो सदन सांसद होते हैं उनके लिए जो है कि एक तरीके से आचार संहिता के रूप में काम करती है, तो व्हिप के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। और अविश्वास प्रस्ताव पर ध्यान देना, मतदान होता है। भाई सरकार गिराने की बात हो रही है तो इतना बड़ा प्रस्ताव अगर ला रहे हो तो मतदान तो होना ही पड़ेगा इस पे, ठीक। अब मंत्री परिषद पे नियंत्रण रखने के संसदीय साधन, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सरकार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद है, इस पे सदन किस तरीके से नियंत्रण करेगा? ऐसा तो नहीं है कि मंत्री परिषद मनमाना कार्य करे, नहीं। तो इन पर जब सदन को नियंत्रण करना होता है तो स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अर्थात स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान मतलब कि सदन की सामान्य कार्रवाई रोककर सार्वजनिक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। प्रश्नकाल हो गया, जहां पर लोकसभा का जो पहला घंटा होता है, ठीक, और राज्यसभा का दूसरा घंटा होता है। मतलब राज्यसभा में मॉर्निंग में नहीं करके बल्कि सेकंड आवर में किया जाता है, लोकसभा में फर्स्ट आवर में किया जाता है, जिसमें मंत्री से या सरकार के लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपने ये काम किया, इस पॉलिसी को लाए तो क्या इसका यूज हुआ, ये सारी चीजें। अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जाता है, जो लोकसभा और राज्यसभा मंत्रियों से प्रश्न करना। अर्थात अनुपूरक प्रश्न का मतलब है जैसे आपने किसी सांसद से या किसी मंत्री से एक प्रश्न पूछा, उसके बदले में उसने कुछ मौखिक उत्तर दिए, आप उस उत्तर से सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने दोबारा एक काउंटर क्वेश्चन वहां पे रेज कर दिया। तो ये सारे टूल्स हैं जिससे मंत्री परिषद के ऊपर सदन के जो सदस्य हैं वो नियंत्रण रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सदन की कार्यवाही जन सामान्य के लिए प्रकाशित होती है, संचारित होती है, तो जनता के सामने ही वो एक तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 377 के तहत सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 330 मामले उठाए जा सकते हैं। यहां पर अब देखते हैं, नियम 377 के तहत कहा गया है कि सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 30 मामले ही उठाए जा सकते हैं, क्योंकि 30 मामलों पर भी यार एवरेज सुबह 10-11 बजे से भी अगर आप शाम 5-6 बजे तक की अगर कार्यवाही का टाइम जोड़ लेते हो तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है एक एक मामले पर भी, तो इसलिए 30 ही मैक्सिमम है। अच्छा, जो गिलोटिन मैंने बताया था याद होगा, ठीक है, पिछली क्लास में बताया था, गिलोटिन होता है समापन का एक अन्य रूप। जब किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है ना, तो वहां पर जो है कि सामान्यतः जो सरकार के लोग हैं वो डायरेक्ट मतदान पर आ जाते हैं, चर्चा से बचते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर देता हूं, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने कह दिया था कि गिलोटिन पर मतदान नहीं किया जाता है, यही गलत बात थी। गिलोटिन पर मतदान तो होता है लेकिन सामान्य चर्चा से सदन बचने का प्रयास करता है, क्योंकि जब चर्चा करोगे, प्रश्न उठेंगे, जवाब देना पड़ेगा, लाइव उसकी टेलीकास्ट हो रहा होता है, पूरी जनता देख रही होती है, तो इसलिए जो है कि सामान्यतः सरकार अपना बचाव करती है। विधेयक पर चर्चा से बचते हैं। जो सेकंड वाचन होता है ना, पहला वाचन प्रस्तुत किया, तीसरा वाचन मतदान किया, दूसरा वाचन होता है जो चर्चा होती, विभागीय समितियों द्वारा जांच होती, तमाम कार्य होते हैं इसमें, तो विधेयक पर सामान्यतः वो चर्चा से बचते हैं, यही सेकंड वाचन कहलाता है। आगे बात करते हैं, तुरंत मतदान कराकर विधेयक को पास करा लिया जाता है, यानी कि उस पर जो है कि अच्छा मतदान करने के लिए पता है कि भैया अगर कोई विशेष बहुमत वाला होगा तो भी सरकार के पास इतने लोग हैं कि विशेष बहुमत दिया जा सकता है, या कोई सामान्य विधेयक होगा जिसमें सामान्य बहुमत चाहिए तो भी सरकार के पास इतने सदस्य होते हैं कि वो सामान्य बहुमत भी दे सकती है। तो इसीलिए सामान्यतः चर्चा से बचने का प्रयास किया जाता है, तो ये गिलोटिन होता है। अच्छा, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी ऑर्गन्स यानी किसी भी अंग को संप्रभु नहीं किया गया है। हमारे संविधान के अंतर्गत जो सरकार चलती है जो भी है, तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न तो विधायिका अर्थात संसद ही सर्वोच्च नहीं है, अगर संसद की संप्रभुता सर्वोच्च होती तो जुडिशियल रिव्यू से आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके किस प्रकार से हम कानूनों को रोकते, जो इलीगल कानून आ रहे हैं या यूं कहें कि जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो उसको कैसे रोक पाते। तो ये रोकने का एक शक्ति किसको दी, सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी मनमानापन न करे तो उसकी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया किसको दे दी, कार्यपालिका के हाथ में दे दी गई। अच्छा, कार्यपालिका भी मनमानापन न करे तो उसके ऊपर भी विधायिका द्वारा जो है कि कई सारे प्रतिबंधित करने के टूल्स लगाए गए हैं, चाहे वो स्थगन प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तमाम ऐसी चीजें। तो तीनों में चेक एंड बैलेंस का एक प्रोसेस है, नियंत्रण और संतुलन, ये वाला एक प्रक्रिया चल रहा है। लेकिन
सर्वोच्च तो केवल भैया हमारा संविधान है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही सबसे ज्यादा सर्वोच्च है, बाकी सभी की जो है कि संप्रभुता संविधान के नीचे है। तो यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार से स्वतंत्र होती है। संसद दोनों सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित कर सकती है तथा सचिवालयी स्टाफ की भर्ती एवं सेवा शर्तें विनियमित कर सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि संसद दोनों सचिवालयों के लिए सम्मिलित पदों को सृजित कर सकती है। ठीक, ध्यान देना, ये यूपीएससी का प्रश्न है। साथ ही साथ सचिवालय स्टाफ की भर्ती और सेवा शर्तों को भी रेगुलेट कर सकती है संसद। जो सचिवालय में, जो सेक्रेटरीज में जो भर्तियां निकलती हैं, चाहे बाबू की हो, क्लर्क की हो, चपरासी की हो या फिर किसी भी पोस्ट पे, तो उसको भी संसद रेगुलेट कर सकती है। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया है? विमल पटेल ने, जो कि इसका उद्घाटन मोदी जी ने 28 मई 2023 को किया था और बीपीएससी ने भी उस समय प्रश्न पूछ लिया था। इसमें सत्ता हस्तांतरण का जो प्रतीक है सेंगोल, ये चोल प्रशासन से प्रेरित है। जैसे एक वो लंबा सा एक डंडा है लाठी टाइप का और उसके ऊपर एक गोल सा जो है कि गोल्ड का लगा हुआ है शायद, तो देखोगे स्पीकर महोदय के साइड में ही जो है कि उसको लगाया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सेंगोल एक तरीके से परंपरा का प्रतीक है कि जिसमें जब सत्ता हस्तांतरण की जाती है तो होता है। अब ये माना जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने जब अपनी सत्ता को छोड़ा और भारत को आजादी देते हुए जो अंतरिम सरकार थी उसको सत्ता दी, तो वहां पे सेंगोल दिया गया था, तो उसको ही मोदी जी के द्वारा मोदी सरकार में सेंगोल को स्थापित किया गया। भारतीय संसदीय समूह इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, इसका गठन 1949 में हुआ। आईपीजी अर्थात इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है, इसकी सदस्यता संसद के सभी वर्तमान सदस्यों तथा पूर्व सदस्यों के लिए खुली है। अर्थात ये एक अलग से ग्रुप है जो संसदीय प्रणाली को जो है कि और मजबूत करता है, उसके समाधान निकालता है, कोई चैलेंजेस हो रहे हैं तो इसमें जो सदस्यता है वो वर्तमान में जितने भी सांसद हैं वो तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ जो भूतपूर्व सांसद रह चुके हैं उनको भी इस सदस्यता के लिए ऑफर मिलता है। लोकसभा स्पीकर सामान्यतः इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के पदेन अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष एवं उपसभापति आईपीजी के उपाध्यक्ष भी कहलाते हैं। अर्थात इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के दो पद हो गए, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष के पद पे तो सामान्यतः लोकसभा स्पीकर ही रहते हैं, परंतु उपाध्यक्ष के पद पे जो लोकसभा के स्पीकर हो चाहे उपसभापति हो, ये दोनों ही उपाध्यक्ष के पद को होल्ड करते हैं। अब आ जाते हैं एक नए चैप्टर की तरफ जो संसदीय समितियों के बारे में है, और यहां से भी एक प्रश्न जो आएगा वो इसी पेज से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं, भारतीय संविधान में संसदीय समितियों का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में संसदीय समितियों का प्रावधान नहीं है। लोक वित्त पर नियंत्रण 3 समितियों द्वारा संसद करती है। लोक वित्त पर नियंत्रण 3 समितियों द्वारा संसद करती है, जैसे एक हो गया लोक लेखा समिति, एक हो गया प्राक्कलन समिति और एक हो गया लोक उपक्रम समिति। हालांकि जो लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस है, जिसमें संचित निधि हो गया, लोक लेखा निधि हो गई या आकस्मिक निधि हो गई, इन पर नियंत्रण 3 कमिटीज करती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति या लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति भी आप इसे कह सकते हो। लोक या सार्वजनिक का मतलब पब्लिक जो है की। तो ये 3 कमिटीज ऐसी होती है जो पब्लिक फाइनेंस पे कंट्रोल करती हैं। एक एक करके पढ़ते हैं, जो प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। जैसे लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल कितने सदस्य आते हैं भैया? 22 सदस्य आते हैं। इन 22 सदस्यों में से लोकसभा से 15 आते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। कितने सदस्य? लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। कितना? 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। कैग के प्रतिवेदन की जांच करती है ये, और उसकी सहायिका के रूप में काम करती है। जैसे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो अपनी ऑडिटिंग की रिपोर्ट देते हैं, राज्यों के लिए तो राज्यपाल को दे देते हैं और केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं? सदन के पटल पर रखवाते हैं, समांतर लोकसभा के पटल पे। और यहाँ बैठे जो हमारे लोक लेखा समिति के जो सदस्य वो एज ए सांसद होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं। कई तो सांसद ऐसे हैं जो अंगूठा छाप होते हैं, लेकिन इनको जो कैग के अधिकारी हैं, जो आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, उनकी लिखी हुई इंग्लिश या कोई अन्य भाषा उतनी जटिल तरीके से नहीं समझ में आती है। तो ये क्या करते हैं? फिर कैग के प्रतिवेदन की जांच करने के लिए कैग के अधिकारी को बुला लेते हैं, तो एक तरीके से हेल्पर के रूप में हो जाते हैं। तो लोक लेखा समिति हो गई। प्राक्कलन समिति की बात करें तो कुल सदस्य संख्या इसमें 30 है और लोकसभा में केवल शामिल होते हैं इसमें, मतलब इसमें जो लोकसभा से ही केवल सदस्य शामिल होते हैं, और इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। आगे बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति या फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति कह सकते हो। इसकी सदस्य संख्या 22 है। लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कार्यकाल इसमें 1 वर्ष का होता है। यह समिति
सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों एवं लेखाओं की जांच करती है। अर्थात ये समिति क्या करती है, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं जैसे भेल, गेल, एनटीपीसी, बीएसएनएल, इन सभी सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की ऑडिटिंग की जांच भी करती है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हो गई। एक और प्रश्न आता है याचिका समिति। जरा कुछ ऐसी भी समितियों को पढ़ लिया जाए जहां से प्रश्न बन जाते हैं, तो क्वेश्चन आता ही नहीं है दिमाग में, क्योंकि सामान्यतः तो हम लोग इन्हीं तीनों को पढ़ते हैं। याचिका समिति की बात करें तो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 इसमें सदस्य शामिल होते हैं। तो टोटल इसकी सदस्यता कितनी होगी, 25। अभी तक आपने पढ़ा 22, 22 और 30, लेकिन 25 का कॉन्सेप्ट भी पहली बार पढ़ रहे हो। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नियुक्त होते हैं। कार्यकाल नियत नहीं होता है, इसका कार्यकाल कोई नियत नहीं होता है। यह समिति लोकसभा, राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करती है। क्या करती है, यह जो समिति होती है, क्योंकि याचिका वर्ड ही दिया हुआ है, ठीक है, पिटीशन एक तरीके से, तो जो भी लोकसभा, राज्यसभा को जो याचिकाएं दी जाती हैं उस पर यह विचार करती है, फिर अपना डिसीजन देती है। आगे बात करते हैं, संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आगे बात करते हैं, संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक होती स्थायी समितियां और एक होती तदर्थ समितियां। तो स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, और तदर्थ समितियां जिसको एडहॉक कमेटी कहा जाता है। एडहॉक का मतलब होता है कि जैसे आप देखते होंगे कि कई बार नौकरियां भी एडहॉक पे दी जाती हैं कि जब तक हमें जरूरत है तब तक आपसे नौकरी कराएंगे, और जब हमारी जरूरत पूरी हो गई तो नौकरी आपकी हटा देंगे। तो इसी तरीके की कुछ समितियां होती हैं जो किसी विशेष मुद्दे के लिए गठित की जाती हैं। जब उनका समाधान हो जाता है तो उस मुद्दे के समाधान के साथ ही तदर्थ समिति समाप्त कर दी जाती है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी कमेटी, शब्द में ही दिख रहा है स्थायी, लेकिन इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए नियत होता है। 1 वर्ष से पहले ये समाप्त नहीं की जा सकती है, और 1 वर्ष के बाद दोबारा इन्हें रिन्यू करना पड़ता है। तो ये स्थायी प्रकृति की होती है, और प्रत्येक वर्ष या अथवा समय समय पर इनका गठन होता है, लेकिन सामान्यतः 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। लेकिन तदर्थ समितियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं, विशेष उद्देश्य के लिए गठित होती हैं, और उद्देश्य पूर्ति होने के बाद समिति समाप्त हो जाती है। जैसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा स्पीकर विपक्ष के किसी भी नेता को चुनता है। अब ध्यान से समझना, प्राक्कलन समिति अलग है, लोक लेखा समिति की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर जैसे कितने सदस्य आते हैं, 22 आते हैं, 15 + 7 का कॉन्सेप्ट है, 15 लोकसभा से आ जाएंगे और 7 राज्यसभा से आ जाएंगे। लेकिन इस समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इस समिति के अध्यक्ष के रूप में जो लोकसभा स्पीकर महोदय हैं वो विपक्ष के किसी नेता को चुन देते हैं कि भैया आप लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बनोगे, और यह समिति अपनी रिपोर्ट सदन में स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत करती है, और यह सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। यह सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है, याचिका समिति एक कार्यकारी समिति है, विभागीय समितियां एक स्थायी समिति है, और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति एक तदर्थ समिति। क्योंकि इसमें दिख ही रहा है कि एक स्टॉक मार्केट में जो स्कैम हुआ है उसकी जांच करने के लिए है, ठीक है, ज्वाइंट कमेटी, और जैसी वो जांच पूरी हो जाएगी तो एडहॉक कमेटी को समाप्त कर दिया जाएगा। लोक लेखा समिति हो गया, प्राक्कलन समिति हो गया, सार्वजनिक उपक्रम की समिति हो गई, ये तीनों की तीनों क्या है, वित्तीय समितियां हैं। विभागीय समितियां अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, स्टैंडिंग कमेटियां, ये विभागीय समितियां वो हैं जो बजट की मांग को जांच करती हैं, तो ये स्थायी समिति होगी। याचिका समिति एक कार्यकारी समिति होगी जो लोकसभा या राज्यसभा को जो याचिकाएं मिलती हैं उन पे जो है कि विचार करती हैं। अब आ जाते हैं कुछ प्रमुख संसदीय स्थायी समितियां यानी स्टैंडिंग कमिटीज, जिसमें आप इन तीनों को भी शामिल कर सकते हो। जो ये तीनों किस नाम से जानी जा रही हैं, वित्त समितियों के नाम से। आकलन समिति या जिसको प्राक्कलन भी कहते हैं हम, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति। आगे जांच समिति, संवीक्षण समिति, SC/ST कल्याण पर समिति, सदन की दिन प्रतिदिन की कार्यवाही वाली समिति। ये सभी की सभी स्थायी समितियां हैं जो प्रत्येक का कार्यकाल 1 वर्ष का नियत होता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? देखो ये सारे क्या है ना, डायरेक्टली फैक्ट वाले प्रश्न हैं, और जब यही प्रश्न बनेंगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे होगा। लोकसभा के अधीन समितियों की बात करें, लोकसभा के अधीन समितियों की बात करें तो श्रम संबंधी समिति हो गई, शहरी विकास संबंधी समिति हो गई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति हो गई। ठीक है, श्रम संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, ये तीनों जो है कि मुख्य रूप से लोकसभा के अधीन है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति राज्यसभा के अधीन समितियां होंगी। क्योंकि
इसको भी क्या है ना कि मतलब कि एलिमिनेट करने के मेथड से यूपीएससी ने भी पूछा है, स्टेट पीसीएस ने भी पूछा है कि कौन सी समिति राज्यसभा से संबंधित है। तो तीनों तो लोकसभा से हो गई, एक ये राज्यसभा से हो गई। अब आ जाते हैं लोकसभा की एथिक्स की बात करते हैं, यानी कि आचार नीति की बात करते हैं। जो आचार समिति होती है, इसके गठन प्रारंभ में तदर्थ समिति के रूप में हुआ था 2000 में, लेकिन बाद में इसे 2015 में इसे स्थायी समिति बना दिया गया मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, शुरुआत में इसका गठन तो 2000 में हुआ था, सन 2000 में तदर्थ समिति के रूप में, लेकिन बाद में इसे 2015 में इसे एक स्थायी कमेटी यानी स्टैंडिंग कमेटी के रूप में दर्जा दे दिया गया, लोकसभा की आचार समिति के रूप में। किसी भी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत कोई भी व्यक्ति या सदस्य कर सकता है। किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कोई भी व्यक्ति या सदस्य कर सकता है। अब यहाँ पे देखो, सदस्य का मतलब सदन का, और कोई भी व्यक्ति यानी भारत का नागरिक। यदि किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाती है तो उसका किसी लोकसभा सदस्य द्वारा अग्रसारित किया जाना चाहिए। अब दो बातें समझो, यहाँ पर जब सदस्य कह रहा है तो भैया यहाँ पर तो सदन के सदस्य की ही बात हो रही है, यानी लोकसभा के किसी भी सदस्य के आप अनैतिक आचरण की शिकायत करना चाह रहे हो तो लोकसभा का कोई दूसरा सदस्य कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक है जो देखता है कि अपने लोकसभा क्षेत्र में उसके सांसद महोदय के द्वारा कुछ ऐसे अनैतिक आचरण किए जा रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर किए जा रहे हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर जैसे जो एक रेप आरोपिस्ट हो, इस प्रकार के सांसदों की शिकायत कोई व्यक्ति अगर करता है लोकसभा के लिए, तो उसे किसी एक लोकसभा मेंबर के द्वारा ही अग्रसारित किया जा सकता है कि महोदय, स्पीकर महोदय, ये भारत का नागरिक है और ये इस अपनी लोकसभा से इस लोकसभा सांसद के प्रति जो है कि नैतिक आचरण के खिलाफ शिकायत कर रहा है, जिसको मैं अग्रसारित कर रहा हूं, अर्थात एज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे अग्रसारित कर। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। तो अब आपसे अगर एक प्रश्न पूछ ले कि लोकसभा की आचार समिति के अंतर्गत लोकसभा सदस्य के नैतिक आचरण की शिकायत कोई भी भारत का नागरिक कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है सर, बस उसे लोकसभा के सदस्य के द्वारा अग्रसारित किया जाए, या फिर कोई भी लोकसभा सदस्य भी कर सकता है। आगे, यह समिति न्यायाधीश यानी सब जस्टिस मामले पर विचार नहीं करती। ध्यान देना, इस तरीके की कोई भी समिति न्यायाधीन जो है कि कोई मामला है, अगर जुडिशरी के अंतर्गत मामला चला तो उस पर विचार नहीं करेगी। अधीनस्थ विधान पर एक समिति होती है जो संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने हेतु प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अधीनस्थ विधान पर समिति संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने हेतु प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं हम कुछ संसदीय अधिनियमों के बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे देखते हैं हम संसदीय अधिनियम के बारे में बात करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, इसके अगर हम बारे में बात करते हैं तो अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। अपराध संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अब इस बात को ध्यान से समझ लो। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या कहता है? वही अस्पृश्यता कानून वाला है कि भैया इसके जो भी अपराध होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, संज्ञेय होंगे, जिसमें गैर जमानती माना जाता है, और संक्षेपतः विचारणीय प्रकृति के होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है और महानगरों के मामले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। उससे नीचे का कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता इस मामले को। ठीक है, अगर SC ST का कोई मामला है, अस्पृश्यता का कोई मामला है, या सिविल अधिकार संरक्षण की बात हो रही है, तो एटलीस्ट मिनिमम जो है कि प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वही करेगा सुनवाई, इससे नीचे कोई मामले का अधिकारी नहीं कर सकता। कुछ और भी एक्ट है जो डायरेक्ट मैचिंग के लिए आते हैं, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में है, सती निरोध अधिनियम 1987 में है, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, शाही पद अधिनियम 1876, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। याद होगा उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 से 3 राज्यों में जो है कि हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, याद आ रहा है कुछ? तो ये क्या है कि ये आपके 1878 के हैं और ये आजादी के बाद के हैं। और देख लेते हैं, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 का हो गया। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986, यह अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रभावी हुआ। अब देखो, उपभोक्ता कंज्यूमर राइट की बात हो रही है, कंज्यूमर राइट एक्ट की बात हो रही है, तो
1986 में आया था सबसे पहले, ठीक है। ये भी कई बार आता है डायरेक्ट मिलान करने के लिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये 1986 में आया। हालांकि अब इसके स्थान पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है 1986 में कुछ चेंजेस करके। जैसे क्या क्या प्रावधान है कि उपभोक्ता को खाद्य की जांच करने हेतु नमूने लेने का अधिकार है। अब जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, कोई चना लेते हो, बादाम लेते हो, या फिर मूंगफली लेते हो, चावल लेते हो, दाल लेते हो, या कुछ भी ऐसी खाने की चीज जो लूज आइटम में है, उसका ट्रायल लेते हो ना। जैसे कोई मान लो आप कहते हो भैया 60-70 रुपए किलो वाली चावल दिखा दो, तो आप चावल के दाने को उठाते हो, एक दो दाने जो है कि मुंह में डालते हो, चेक करते हो कि उसका स्वाद कैसा रहा, तमाम ऐसी चीजें। अब ये नहीं कि पैकेट वाली चीजों को जो है कि आप डेमो के रूप में ले लो, नहीं। खाद्य सामग्री जो लूज आइटम होती है, ओपन में मिलती है, वो जो है कि आप चेक कर सकते हो। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। अब जैसे मान लो कि कोई कंज्यूमर है, उसने किसी होटल में कोई खाना खाया, सर्विस ली वहां से, और उसको फूड पॉइजनिंग हुई जिससे उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या करेगा? अब वो तो व्यक्ति गुजर गया, उसकी जो है कि शिकायत कौन कर सकता है? पीड़िता की शिकायत कौन करेगा? उसके परिवार का जो वैधानिक उत्तराधिकारी होगा, यानी कि उसका कोई बेटा या उसकी कोई बेटी, वो जो है कि शिकायत कर सकते हैं कोर्ट में जाके या कंज्यूमर फोरम में कि भैया हमारे पिताजी ने या हमारे पति ने लास्ट नाइट इस होटल में खाना खाया था, उसके बाद इनकी डेथ होगी, तो जरा एक बार इनकी पूरी की पूरी जो है कि जांच कराई जाए इनकी बॉडी की, और फॉरेंसिक लैब में जांच की जाए कि ताकि इनकी डेथ कैसे हुई। फूड पॉइजनिंग हुई तो उस होटल पे जो है कि जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। सूचना के अधिकार की बात करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 11 जून 2005 को राष्ट्रपति कलाम जी ने स्वीकृति दी थी। ध्यान देना, हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो वाकई बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। 11 जून 2005 को इन्होंने सहमति दी इस पर, और 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया। कई बार ये प्रश्न आता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को स्वीकृति कब दी गई, तो स्वीकृति दी गई थी 11 जून 2005 को। स्वीकृति का मतलब हो गया अंतिम स्वीकृति जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर कई बार प्रश्न बनता है कि लागू कब से हुआ सूचना का अधिकार, तो 12 अक्टूबर 2005, और लागू होने के साथ ही इसे आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में शामिल कर दिया गया। यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन को आर्टिकल नंबर 19(1)(a) में शामिल कर दिया गया, और इसी ए यानी क में ही प्रेस की स्वतंत्रता भी है। प्रेस की स्वतंत्रता भी है इसमें। याद होगा कि अभी जो चंदा धंधा मॉडल जो चल रहा था, क्या कहते हैं उसको यार, देखो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट नाम, जो पार्टियां चंदा लेती थी जो है कि, और उसके बदले में क्या कर रही थी, सत्ता पार्टी धंधा दे रही थी लोगों को कि भाई यहाँ पे माइनिंग करो, ये करो, वो करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1)(a) का ही प्रयोग करते हुए सूचना के अधिकार को छिपाने के आधार पर ही उसको जो है कि जो बॉन्ड योजना थी, ठीक है, बॉन्ड योजना, उसे समाप्त कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आ रहे हैं, और वहां के नागरिक अगर आपको वोट देकर जिता रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें यह जानने का अधिकार है कि आपकी जो पार्टी को फंडिंग हो रही है वो कौन कर रहा है। ये तो सार्वजनिक करना पड़ेगा ना, लेकिन नहीं किया जा रहा था। तो ये चीजें हो गई, और यह एक विधिक अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम हमारा फंडामेंटल राइट तो इसके तहत है, लेकिन एक विधिक अधिकार भी हमारा है। आरटीआई अधिनियम 2005 की उद्देशिका क्या है? किस प्रपोजल को लेकर आए थे? आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सूचना की पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सूचना का प्रगटन होना चाहिए, यानी कोई गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, संसूचित नागरिकता होनी चाहिए, लोकतंत्र, आदर्श की प्रभुता। ये पूरी की पूरी एक कोटेशन है जो आपको याद रख लेनी चाहिए, भले यूज हो ना हो, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में आप आरटीआई से संबंधित प्रश्न में यूज कर सकते हो। फिर आगे चल के सरकार को जब लगा कि यार आरटीआई 2005 जो है कि नागरिकों को ज्यादा पावरफुल कर रहा है, तो उसे कमजोर करने के लिए तो यहां पर क्या किया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 में किया गया। अब एक प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा कि अभी हाल ही में सूचना के अधिकार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में किस वर्ष संशोधन किया गया? अब ऑप्शन होगा 2018, 2019, 2020, 2021। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। यूपी पीसीएस यार कोई बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनाते ही नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है एक्सेप्शन के तौर पे, लेकिन बनाती वो सिंपल है। बस आपके पढ़ने का नजरिया थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि हाँ सर, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता? ऐसे कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं कि संशोधन के तौर पे, लेकिन इसके तहत क्या प्रावधान किया गया ये देखो। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त तथा राज्य स्तर पर भी सभी का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष कर दिया गया। जो पहले 5 वर्ष था, अब उसे घटा के 3 वर्ष कर दिया गया है।
पहला चेंजेस, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। अब आरटीआई अधिनियम तो ये कहता है कि राज्य के स्तर पर अगर आपको राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करनी है या राज्य सूचना आयुक्तों की, तो राज्यपाल करेगा, लेकिन एक समिति की सिफारिश करेगी। वो समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम महोदय होंगे, विपक्ष का एक नेता होगा और सीएम के द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो देखा जाए तो ज्यादा वेट किसका है, ज्यादा वेटेज किसका है, भार किसका है? भाई सरकार के पक्ष का। तो सरकार अपने मनमानी पक्ष वाले व्यक्ति को ही तो चुनेगी और फिर वो उसको एक हिदायत भी देगी कि भाई सरकार से संबंधित कोई भी जानकारी अगर कोई मांगे तो वो मत देना एकदम। आ जाओ, केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को ही हुई और यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी यानी कि सांविधिक बॉडी है। क्यों? क्योंकि 11 जून 2005 को तो स्वीकृति मिली, 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हो गया और उसी 12 अक्टूबर 2005 को सीआईसी का गठन हो गया, जो कि एक सांविधिक निकाय। सांविधिक क्यों? क्योंकि एक्ट के माध्यम से आ रहा है और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल 3 वर्ष 65 वर्ष होगा। यह कार्यकाल 2019 के संशोधन के द्वारा तय कर दिया गया। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन संबंधित है, ये आरटीआई से संबंधित है, आरटीआई अधिनियम से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इससे भी संबंधित एक केस है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद। जो सूचना का अधिकार जो अधिनियम आया था 2005 में, उस समय नमित शर्मा का एक केस चल रहा था, उसी के केस में आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब जाके ये बनना शुरू हुआ। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? ठीक है, अब देखो यार, ये क्वेश्चन जो है कि छूट गया है, हालांकि यहाँ पे जनजाति कार्य मंत्रालय होता है। ठीक है, इसका आंसर जनजाति कार्य मंत्रालय होगा, वही जो है कि इस चीज को देखता है। एनजीटी की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल, पहले ट्रिब्यूनल के बारे में आपको बता दूं कि इसको भी संवैधानिक संशोधन करके भाग 14A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 2 आर्टिकल आए, 323A आया और 323B आया। ठीक है, 323 जो ए था उसमें कैट की स्थापना की गई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और बाकी इसमें अदर ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई, जो कि एनजीटी का भी गठन इसी आर्टिकल के तहत किया गया। हालांकि इसका गठन अक्टूबर 2010 में हुआ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, और एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील 90 दिनों के भीतर कर सकता है। उसके बाद अगर आप जा रहे हो ना, जैसे मान लो डिसीजन आज की डेट में आ गया और आज आपका जो है कि 28 दिसंबर 2025 है, तो आप अगले 3 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब कि एनजीटी के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका डाल के अपने केस को दोबारा ओपन करा सकते हो। लेकिन 90 दिन अगर बीत गए और आपने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी कोई अपील नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। ये नियम है। फिर एक और 2019 में गृह मंत्रालय के द्वारा मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 लाया गया, जिसमें 4 अधिनियम शामिल है, बाकी सारे अधिनियम हटा दिए, क्योंकि 16-17 एक्ट ऐसे थे जो मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, अलग अलग जो है कि बिखरे पड़े थे। तो मजदूरों को भी नहीं समझ में आता कि भैया कि कौन सा अधिनियम हमारे लिए काम करता है। तो फाइनली इसको द कोड ऑन वेजेस के नाम से 4 एक्ट को इसमें शामिल किया गया। पहला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 रखा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर दिन भर काम कर रहा है 7 घंटे 8 घंटे, तो उसको एक न्यूनतम मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 भी है। बोनस संदाय अधिनियम 1965, जिसमें बोनस देने की बात होती है। और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, अगर कोई समान कार्य के रूप में समान कार्य अगर कोई महिला भी कर रही है और पुरुष भी कर रही है, तो उन दोनों को जो है कि समान वेतन मिलना चाहिए। कुछ और भी अधिनियम है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 में आया था। ठीक है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में, साझेदारी अधिनियम 1932 में, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। अब ये सारे जो अधिनियम है ना, ये डायरेक्ट जो है कि हिस्टोरिकल प्रश्न बना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मिलान करने के लिए भी आते हैं। जैसे राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम अंग्रेजों ने 1907 में बनाया था। भारतीय फौजदारी संशोधन अधिनियम 1908 में आया था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। और इसी तरीके से कुछ और भी अधिनियम है जो यूपीपीसीएस ने 2023 में या 24 में पूछे थे, जैसे लैक्स लोकी अधिनियम। ठीक है, लैक्स लोकी अधिनियम 1850 आया, लैक्स लोकी अधिनियम 1850 हुआ। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 हुआ। आयु की सहमति अधिनियम 1891 हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हुआ। तो ये 4 जो है कि हैं, लैक्स लोकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885, आयु की सहमति यानी एज ऑफ कंसेंट जिसको कहा जाता है 1891 में, और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय 1904 आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें 1 अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं। हालांकि अभी इसमें एक नया चेंजेस भी कर दिया गया है कि अब हाल ही के समय में आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 में पारित हुआ है। अब आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 2026 में या बिहार पीसीएस, आपसे सीधे पूछ देगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में हाल ही में किस वर्ष संशोधन किया गया, तो 2025 में हुआ संशोधन। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम 2001 में पारित हुआ। एक और प्रश्न आता है आधार प्रमाणीकरण विनियमन, जो आधार से संबंधित आधार कार्ड को जो है कि कंपलसरी करने के संबंध में जो 2016 में ये लेके आया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसको भी सरकार के द्वारा मनी बिल के रूप में पेश किया गया ताकि लोकसभा में तो जो है कि जो भी चर्चा हो सकती हो, राज्यसभा से भी इसको बचा लिया गया था। आधार मेटा डेटा को 6 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता, यानी कि भारतीय नागरिकों के जो आधार के रिकॉर्ड्स हैं वो 6 महीने से अधिक स्टोर नहीं किए जा सकते। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वाद बनाम भारत संघ में ये निर्णय आया था, तो आप ध्यान देना कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वाद इससे संबंधित है। और आधार कार्ड 12 अंकों का होता है जो कि एकमात्र पहचान पत्र है। क्या है, एक मात्र नहीं करेंगे, यहाँ पे एक पहचान पत्र कह सकते हैं। इस शब्द को हटा देना अगर आपके पास पीडीएफ हो तो, एक मात्र ओनली नहीं, ये कह सकते हो कि ये एक पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड है। एक तरीके से व्यक्ति की आइडेंटिटी बताता है कि भैया इसकी ये आइरिस है, फिंगर टिप्स है, ये सब चीजें। ये किसी नागरिकता के लिए यूज नहीं हो सकता, ये किसी डोमिसाइल के लिए यूज नहीं हो सकता, ये केवल और केवल आइडेंटिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, और इसे अधिवास का दावा नहीं किया सकता, यानी आइडेंटिटी का इसमें दावा नहीं किया जा सकता है। फिर 2-4 मिनट और चलेगी क्लास, फिर सुप्रीम कोर्ट से हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, देखो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1986 में, जिसमें संशोधन कब हुआ, 2019 में। इसमें अब विवाद के समाधान 3 स्तरों पे होते हैं, जिला आयोग पे, राज्य आयोग पे, राष्ट्रीय आयोग पे। क्या क्या लिखा हुआ है, जिला आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं और 2 सदस्य होते हैं। कम से कम 1 सदस्य या अध्यक्ष महिला जरूर होगी, यानी कि टोटल अगर हम बात करें 1+2, यानी 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, टोटल 3 मेंबर है, इनमें 1 महिला कंपलसरी है, चाहे वो अध्यक्ष के पद में हो चाहे वो सदस्य के रूप में हो। और इस आयोग के क्षेत्राधिकार में वे शिकायतें गुड्स और सर्विसेज का, यानी कि वे शिकायतें समाधान होगा जिसमें मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो, यानी 1 करोड़ रुपए तक के मामले को जिला आयोग में सुना जा सकता है। किंतु दिसंबर 2021 में पुनः संशोधन करके जिला आयोगों में 50 लाख रुपए से अधिक के मामले अब नहीं सुने जाएंगे। ये संशोधन कर दिया गया कि जिला आयोग के पास केवल और केवल 50 लाख तक का मामला जाएगा। राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार 50 लाख से 2 करोड़ तक शामिल है। राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार 50 लाख से 2 करोड़ तक शामिल है। और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार में 2 करोड़ से अधिक धनराशि है। अब ये डायरेक्ट एक प्रश्न बन सकता है कि आपका जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जिला आयोग कितने धनराशि तक के मामले को सुन सकता है, तो 50 लाख रुपए तक के। राज्य आयोग 2 करोड़ रुपए तक, 50 लाख से 2 करोड़, और राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक की धनराशि के सारे मामलों को सुन सकेगा। ठीक है, तो ये आज आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और लगभग हम लोगों ने 43 पेजेस को कंप्लीट कर लिया है। 85 पेजेस का पूरा नोट्स है, जिसमें हम लोग जल्दी इसको जो है कि लगातार मैं पॉलिटी की क्लास दे रहा हूँ आपको, जिससे एक सब्जेक्ट एटलीस्ट आपका खत्म हो। फिर इंडियन ज्योग्राफी हम लोग साथ में ले चलेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 क्लासेस इसकी ठीक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि फिर उसकी वजह से क्या हो रहा था, मेंस वाले बच्चों की क्लास छूट रही थी, स्पेशली यूपी स्पेशल के पेपर। तो वो क्लास भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसकी भी क्लास आएगी, कल से मैंने उसकी क्लास कंटिन्यू कर दी है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है, पहली यूनिट जो है कि यूपी स्पेशल की। अब कंटिन्यू रहेगी ना, तो अगले 20-25 दिन के लेक्चर में उसे भी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस पीडीएफ को अगर आप परचेस करना चाहते हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिखाया था, वो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर भी हमारे नोट्स में मेंशन है, तो आप यहाँ से भी इंक्वायरी करके पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। और ध्यान देना यार, हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैंने 2026 के लिए एक ऑफर रिवील किया है, जो 3 डेट के लिए 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, इन 3 डेट के लिए जो है कि अप्लाई रहेगा। सारी टर्म्स कंडीशन आप वीडियो में जाके देख सकते हो, कल ही मैंने पोस्ट किया है लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो, वहां पर जो है कि सारी टर्म्स कंडीशन को पढ़ लेना, उसके बाद ही वो ऑफर अप्लाई होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।